बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर मेरा गुमान यह है कि खास हम अगर चाहते तो इस मुल्क में शानदार रवायात कायम कर सकते थे, नई मिसालें कायम कर सकते थे, हजूम को कौम बना सकते थे और हीरो से मसीहा बन सकते थे। लेकिन उन्होंने हर वो काम किया जो तबाही का बायस बन गया। अपोजिशन के साथ हद से बढ़ी हुई नफरत ने सियासी माहौल खराब किया, पार्लिमान को बेतौकीर किया। अगर खास साहब मुखालफिन के वोट बैंक का एहतराम करते, मुखालफिन का ना करते, उनको नहीं अच्छे लगते थे, नवाज शरीफ तो ना उनको अच्छे लगते, लेकिन जो वोट बैंक है उसका कम अज कम एहतराम करते और इदारों को उनका काम करने देते। यानी जिनका काम करप्शन को पकड़ना है वो इदारों का काम है, तो इदारों को काम करने देते और खुद हर वो काम करते जिससे इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती, लोगों का मोरल हाई हो जाता, सनतकारों ताजरों को हौसला मिलता। हाँ साहब एक वेल नोन फेस थे, दुनिया उन्हें जानती थी, तो वो इस मुल्क के एम्बेसडर बनकर दूसरे मुल्कों में जाते और अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करवाते, इकोनॉमी को ठीक करते। ग्रोथ रेट 5.6% था, उसे 6 से 7% तक ले जाते, रुपए को डीवैल्यू ना होने देते, कर्जे लेने पड़े तो लेते, कर्जे सभी लेते हैं, लेकिन उन्हें उन कामों में इस्तेमाल करते जिससे तरक्की होती। साबका हुकूमतों पर के हवाले से उनका इल्जाम यह था कि वो कर्जे लेकर खा गए या उन्होंने जाती कामों में इस्तेमाल किए। तो खास अब जो कर्जे ले रहे थे उसे मुल्क की तरक्की पे लगाते तो आज मुल्क की हालत बहुत शानदार होती। हाँ साहब जब बाहर गए तो उन्होंने जाके सिर्फ अपोजिशन का रोना रोया और अपने मुल्क में करप्शन का रोना रोया। उसका नतीजा क्या निकला कि सरमायाकार जो पाकिस्तान में था वो डर के भाग गया और जिसने बाहर से आना था उसे तौबा कर ली कि उस मुल्क में जाऊं जहां पे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे ही करप्ट हैं। तो खास साहब को तो सारे करप्ट नजर आते थे, तो खास साहब ने इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उनको हीरो से मसीहा बना देता। सवाए अपोजिशन के खिलाफ खुद भी नफरत से भरे रहे और अवाम को भी नफरत करने पर मजबूर किया, नफरत फैलाई गई। तो खास साहब के चाहने वाले उनके मुखालिफिन को चोर और डाकू समझते हैं, क्योंकि जो खान साहब ने कहना है, खान साहब लीडर हैं तो उनके फॉलोअर्स वही मानेंगे जो खान साहब कहेंगे। तो जो सबक खान साहब ने अपने वोटर सपोर्टर चाहने वालों को पढ़ाया उसने इस मुल्क में तकसीम पैदा की है। तो आज पूरा मुल्क सियासी तौर पर नफरतों में चल रहा है। अभी एक हकीकत है, चाहे आप कोई माने या ना माने, लेकिन एक तल्ख हकीकत है। अगर ग्राउंड रियलिटी जाकर देखे तो आपको यही कुछ नजर आएगा। हाँ साहब ने जो अब तक 2-2.5 सालों में किया वो सिर्फ बातें की, वो कौम का पेट सिर्फ बातों से भरना पसंद करते हैं। अगर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, कंसर्न इन सब पर गौर किया जाए तो बहुत कुछ अब भी ठीक हो सकता है। तो उनके चाहने वाले भी जब कोई ढंग की बात करने लगते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही अपोजिशन का जिक्र आता है उनका चेहरा भी बिगड़ जाता है, शक्ल अजीब हो जाती है। तो ये उसी तालीम का असर है जो उनके लीडर की तरफ से उन्हें मिली है। देखिए अदाद शुमार का गोरख धंधा हर किसी को आसानी से समझ नहीं आता, मगर आम आदमी को एक बात अच्छी तरह मालूम है, वो ये कि अगर हुकूमत कामयाब हो, हालात अच्छे हो, तो उसके अपने हालात बहुत अच्छे होते हैं। रुपये पैसे की रेल पिल हो, यानी रुपया गर्दिश में हो, तो उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं और रुपया गर्दिश में तभी रहता है जब मईशत का पहिया तेजी से घूमता है। इस वक्त हुकूमत जितने चाहे दावे कर ले, लेकिन महंगाई की शरह 13 से 17% तक जा चुकी है और अवाम उसके नताइज भुगत रहे हैं। और आम आदमी की ना पिछले 2-2.5-3 साल से तनख्वाह बढ़ी है, ना रोजगार के मौके बढ़े हैं, ना बिजली और गैस सस्ती हुई है। तो उसके लिए तो सब कुछ महंगा ही हुआ, उसके लिए सारे दावे फजूल हैं। अब दुनिया में बहुत किस्म के लोग होते हैं, एक खास किस्म ऐसे लोगों की भी होती है जो पहले मसाइल पैदा करते हैं, फिर उनको हल करने चल पड़ते हैं और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत आज जिस तरह मुआशी इशारिये बेहतर होने के दावे कर रही है, उनको यह भी बताना चाहिए कि ये मुआशी इशारिये खराब किसकी वजह से हुए। जब खान साहब की हुकूमत आई पहले 2 साल में, पहला दूसरा साल, उसमें सारे इंडिकेटर गिर गए। अब पिछले कोई 4-6 महीने से जब से कोविड ऑफ हुआ तो मुआशी इंडिकेटर थोड़े से बेहतर हुए। तो पिछले 2.5 साल में वो तमाम मुआशी इंडिकेटर जो नेगेटिव हो गए थे, आज उनमें जरा सी बेहतरी आ गई है, तो उनका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। अब एक दावा ये किया जा रहा है सीमेंट बड़ा बिक रहा है, तो उसकी सादा सी वजह है। देखिए पहले दिन हमने खान साहब से कहते हैं कि खान साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है,
इसको फैसिलिटेट करें और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन जब खास हुकूमत में आए तो जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो बंद होगी, जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ थी उन्होंने काम रोक दिया, और हाउसिंग सोसाइटियाँ और कंस्ट्रक्शन में लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई। तो ये वजह थी। तो पिछले 2-2.5 साल में जो खराब माशी सूरत हाल थी और कोविड था, तो लोगों ने पैसा बचा लिया, कंस्ट्रक्शन में कमी कर दी। आज 2-2.5 साल बाद जाहिर है फिर लोगों कब तक हालात बेहतर होने का लोग इंतजार करते, तो आज लोगों ने दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। कुछ गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव दिए कि जनाब रिस्टोर हो गई है तो आप करें काम इसके ऊपर। तो वो जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है अब उसको रिकवर करने के लिए लोगों ने फौरी तौर पर काम शुरू किया। तो उसकी वजह से सीमेंट की मांग बढ़ी है, बल्कि कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें थोड़ी सी अप हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास पैसा आ गया है, बल्कि वो जो लोगों ने हुकूमत के डर से पैसा छुपा लिया था वो किसी ने निकाल के यानी जमाशुदा सरमाया अब खर्च करना शुरू कर दिया है। वो भी अभी खुले हाथों नहीं, सिर्फ उन प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि उन्होंने होल्ड किए हुए थे। तो उसकी वजह से अब कंस्ट्रक्शन या सीमेंट की जो है इंडस्ट्री इसके ऊपर बूम आया। लेकिन अल्लाह करे कि तमाम इंडिकेटर अगर प्लस जा रहे हैं तो अगले 2-2.5 साल में ये प्लस जाए। ये ना कि 6 महीने बाद फिर आप कहें जी कोविड की दूसरी लहर आई थी तो हम फिर नोज डाउन हो गए थे। कोई माने या ना माने, मगर बहुत से लोग ये मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सियासी जमातों को ये नजर आना शुरू हो गया है कि अब अगला मरहला इलेक्शन का है। हुकूमत तो ज्यादा दिन चलती नजर नहीं आती, तो हुकूमत को गिराने के लिए जद्दोजहद की भी अब कोई जरूरत नहीं रही। तो बेहतर है कि अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए जाए। तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था कि अब अपना अपना रास्ता अलग कर लिया गया है। तो पीडीएम में जो सियासी इख्तलाफात है उसके हवाले से कहने वाले ये कहते हैं कि पुरानी और तजर्बाकार सियासी जमातें अपनी अपनी पुरानी सियासी पोजीशन पर वापस चली गई हैं और उन्हें उम्मीद ये कि अगला मरहला इलेक्शन का होना है। अपोजिशन को यह भी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएगी और स्टैब्लिशमेंट इस बार उस पर दाव नहीं खेलेगी, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी नहीं कि वो अगला इलेक्शन जीत सके। तो स्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होगी उसकी जीत यकीनी है। अब नवाज शरीफ अभी तक अपनी शराइत पर खड़े हुए हैं, तो पीपल पार्टी स्टैब्लिशमेंट के करीब होने की दौड़ में आगे निकल गई है। लेकिन ये सिचुएशन किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। अब मेरा गुमान यह है कि ये जो सियासी सफबंदियां हो रही हैं इनका मुस्तकबिल करीब में मुमकिना सियासी तब्दीलियों से गहरा ताल्लुक है। बहुत सी सियासी जमातों को या अपोजिशन में शामिल कुछ जमातों को ये यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए किसी तहरीक की जरूरत नहीं रहेगी और न किसी इत्तेहाद की। तो बहुत से सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं, यानी उनका तजिया ये है कि पीएमएलएन और जेयूआई फेस समेत पीडीएम की 8 जमातें पीपल पार्टी और एएनपी के हवाले से ये नुक्ता नजर रख रही हैं कि वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहती या हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसकी राह में रुकावट खड़ी कर रही है। उनके अजाइम कुछ और है या उनका टारगेट कुछ और है, इसलिए उनसे जान छुड़ाई जाए और जान भी हीले बहाने से छुड़ाई जा रही है। लेकिन पीपल पार्टी अभी तक सख्त बयानबाजी और रिएक्शन के बावजूद पीडीएम में मौजूद है। पीपल पार्टी ने अभी तक पीडीएम से बाज़ाब्ता अलहदगी का ऐलान नहीं किया, वो अभी तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर सवार है। जबकि एएनपी जो कि पीडीएम से बाज़ाब्ता अलहदा होने का ऐलान कर चुकी है, उसने कराची में होने वाले इंतखाबात में यानी बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया है। अब एएनपी जिसने कल ही पीडीएम से बाज़ाब्ता अलहदगी का ऐलान किया था, अब वो कराची में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल की हमायत में अपने उम्मीदवार औरंगजेब बुनेरी को दस्तबरदार करा चुकी है। तो इससे ये बात जाहिर हो गई है कि अभी तक अपोजिशन में वो अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जो कि हुकूमत के हवाले से पीडीएम के क्याम के वक्त थी। अब इस बात का भी इम्कान है कि पीपल पार्टी भी मुफ्ता इस्माइल की हमायत करेगी, पहले ही से ऐलान हो चुका है, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान शायद एक आध दिन में हो जाएगा। जबकि हुकूमत जो कल तक ये कह रही थी कि बल्कि खास हम ये कहते रहे हैं कि सारी अपोजिशन एक इसलिए हुई है कि अपोजिशन अपने जराइम पर पर्दा डालना चाहती है, तो अब तो हासम का ये इतराज भी खत्म हो गया। जो ये कहते थे कि सारे करप्ट लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो अब वो करप्ट लोग भी अलग अलग हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी जो है वो पोजीशन चेंज कर ली है। अब खान साहब उनके वुज़रा इस बात पर भी खुशी मना रहे हैं कि अपोजिशन तकसीम हो रही है, पीडीएम तकसीम हो रही है। तो बहुत से सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि पीडीएम का बोलो राम हो चुका है, वो इस बात को भूल चुके हैं
मैं फिर याद दिलाता हूं कि पीपल पार्टी अभी तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और अभी तक जो पीडीएम की मरकजी क़यादत है, यानी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, ये तीनों की फैक्टर हैं। उन्होंने इस हवाले से अभी तक कोई लब कुशाई नहीं की। मुमकिन है पीपल पार्टी कल इस इत्तेहाद से निकल जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल पीपल पार्टी को अपनी पोजीशन में जाना ही जाना है। अब मेरा तजिया कि पीपल पार्टी ना इधर है ना उधर है। पीपल पार्टी ने खुद को अभी तक उसी पोजीशन में रखा है जिस पोजीशन में वो पीडीएम के अंदर थी, यानी जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि तमाम मुसीबतें टल चुकी हैं, वो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो पीडीएम का साथ नहीं छोड़ रहे। यही मौकफ उनका पार्लियामेंट से इस्तीफों के हवाले से है कि जब तक यकीन ना हो जाए कि हुकूमत जा चुकी है, जाने वाली है, उस वक्त तक इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। तो पीपल पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने 2 कश्तियों में नहीं बल्कि बहुत सी कश्तियों में पाँव डाल रखे हैं, और ये पीपल पार्टी की अपनी हिकमत अमली है, उनकी एक पॉलिटिकल सोच है। तो पीडीएम की जो असल लड़ाई थी, जिसकी वजह से पीडीएम बनी थी, वो लड़ाई तो खास तौर से थी नहीं। अब ये बात खुलकर पीडीएम के जलसों में बहुत से लोग कह चुके हैं, खासकर नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जो जलसों में ये ऐलान करते रहे हैं कि ये जो तहरीक है या पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी है, वो मकसद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर हलकों को सियासी मामला से अलग करना था। तो इस बात का तो अमली सबूत दिया जा चुका है। बहुत से लोग जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलके इस बात का इजहार कर चुके हैं, बल्कि अमली सबूत दे चुके हैं कि वो सियासी मामला में अब कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते। तो मुस्लिम लीग नून इस बात के क्रेडिट ले रही है और वो समझते हैं कि यहां तक जो मकसद था वो हल हो चुका है, कि उन्होंने वो फैक्टर, जिस फैक्टर को वो खास सबको लाने का बायस समझते रहे हैं, उस फैक्टर को तो उन्होंने नलिफाइड कर दिया है। तो दूसरा क्रेडिट वो इस बात का ले रहे हैं कि पीपल पार्टी शायद एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहती। खुद जरदारी साहब कह चुके थे कि वो नहीं लड़ना चाहते, और बाकी जमात जो उनके साथ एएनपी है वो भी शायद इसी, वैसे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात थी, लेकिन अब वो खुद को पीपल पार्टी के साथ अटैच कर रखी। तो जो वाहिद जमात है, जो पीडीएम में 7-8 जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून मेन है, मौलाना फजलुर रहमान, वो अभी तक ये तासुर दे रहे हैं कि वो मैदान में खड़े हैं और उनका अभी तक मैच पड़ा हुआ है। तो मेरा गुमान ये कि ये सारी जो पोजीशनें बन रही हैं, ये जो इत्तेहाद था उसके बहुत से मकासद हल कर लिए गए हैं, लेकिन अगर कुछ रह गए हैं तो वो हुकूमत की तब्दीली है। तो हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अब अपनी अपनी जो है दौड़ शुरू हो गई है। तो पीडीएम, मुझे यूं लगता है कि अगले इलेक्शन का वो इत्तेहाद होगा जिसमें पीपल पार्टी और एएनपी नहीं होंगे। पीपल पार्टी अपने पुराने इत्तेहादियों की तरफ जाएगी, जिसमें काफ लीग और एएनपी हो सकती है। तो मेरा गुमान ये कि पीडीएम अगले इलेक्शन में एक सियासी इत्तेहाद होगा जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, जिसमें पीपल पार्टी और एएनपी नहीं होगी। पीपल पार्टी काफ लीग और एएनपी से मिलकर इत्तेहाद बनाएगी, और पीपल पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद बनाएगी, और वहां उनका मुकाबला ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई से होगा। बलूचिस्तान में बाप और आज़ाद अरकान ने भी किसी तरफ जाना है, जो ज़ाहिर है उस तरफ जाते हैं जहां हवा चलती है। तो जिसकी हवा चलती होगी उस तरफ चल निकलेंगे। तो बज़ाहिर इस वक्त पीपल पार्टी बाप और आज़ाद अरकान को लेने के लिए तैयार नजर आती है। जो असल लड़ाई है वो पंजाब में होनी है, और ये सारी जो फॉर्मेशन है जिसकी वजह से सब अपनी पोजीशन पे वापस चले गए हैं वो पंजाब है। पंजाब में सियासी इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल है, खासकर उस जमात के लिए जो पंजाब में पॉपुलर है। तो मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, तो जिनका वोट बैंक नहीं है पंजाब में वो पीपल पार्टी है या फिर पीटीआई। लेकिन पीटीआई का पंजाब में बड़ा जबरदस्त मुकाबला है, और पीटीआई मुस्लिम लीग नून के बाद दूसरी बड़ी सियासी जमात है। लेकिन पीटीआई इसलिए दूसरी बड़ी सियासी जमात है कि इसमें बहुत सारे इलेक्टेबल हैं। तो इलेक्टेबल जिस तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। तो इलेक्टेबल अगर नून लीग की तरफ गए तो नून लीग का पलड़ा तो पहले ही भारी है, तो फिर बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक चलेगी। अब पीपल पार्टी साउथ पंजाब में चंद एक सीटें लेने के लिए जोर लगा रही है, इसलिए वो जहांगीर तीन की तरफ देख रहे हैं कि शायद वो उनकी तरफ आ जाएं। और जनूबी पंजाब महाज की नाकामी के बाद उनके बहुत से लोग, उन्होंने भी कहीं दाएं बाएं होना है, उन्होंने भी कह रहा है जी हमें पीटीआई ने वादा किया था लेकिन सूबा बना के नहीं दिया, तो अपने वोटर्स को उन्होंने मुंह दिखाना है, तो वो भी किसी जमात की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के साथ अलायंस करने के मूड में, और बलूचिस्तान में भुजंजो ग्रुप के साथ। तो ये सियासी फॉर्मेशन बन रहे हैं।
तो मेरा गुमान ये कि अपोजिशन जमातें इलेक्शन की तैयारियों में लग गई हैं। अब इलेक्शन आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन चूंकि वक्त कम है, हुकूमत 2.5 पौने 3 साल और तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो अगले साल या उससे अगले साल इलेक्शन बुनियादी तौर पर तो 5 साल बाद होते हैं, लेकिन जो पोजीशन नजर आ रही है उससे लगता यूं है कि ये इलेक्शन वक्त से पहले होंगे, इसलिए सियासी जमातें अपनी अपनी पोजीशनें ले रही हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के साथ। बड़ा अहम मौजू है, वॉच केयरफुल। अगर 2007 तक इन्हीं दो जमातों के साथ मिलकर वजीर आजम कैंपेन कर रहे थे मुशर्रफ के खिलाफ, कि मुशर्रफ ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुआशरत तबाह कर दी, दहशतगर्दी में झोंक दिया, फौज को किराए की फौज बना दिया, उस वक्त वो डेकेड ऑफ डार्कनेस था। अब ये डेकेड ऑफ डार्कनेस है। वजीर आजम की अपनी सियासत और फायदे के हिसाब से डेकेड ऑफ डार्कनेस बदलते रहते हैं। नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक डेकेड गुजरा है और हम एक दहशतगर्दी की जंग की लपेट में थे। और अब जानते हैं कि जब मुल्क में धमाके हो रहे हों, खुदकुश हमले हो रहे हों, तो फिर जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है, सरमायाकारी नहीं होती, शायनस होती है। अल्लाह के फजल करम से आज पाकिस्तान की सूरत हाल यक लख्त मुख्तलिफ है। आज पाकिस्तान में अमन है, आज पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी को शिकस्त देने में हम कामयाब हो चुके हैं। तो माहौल बदल चुका है। तो शाह साहब, उन्हीं 10 सालों की वजह से बदला है ना। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को पॉलिटिकल ओनरशिप दी, कराची का ऑपरेशन लॉन्च हुआ, मुल्क में अमन आया, बिजली 14-14 घंटे की लोड शेडिंग होती थी जब जनरल मुशर्रफ गए, उसके बाद बिजली के कारखाने लगे, LNG के प्लांट्स लगे। तो डेकेड ऑफ डार्कनेस कैसे हुआ वो? देखिए, बिजली आई है, देखने की बात यह है कि उस बिजली की कॉस्ट क्या है। सवाल ये है, आज जो मौजू ज़ेर बहस है वो ये है कि बिजली की तो हमारी शॉर्टेज थी, डेफिशिएंसी थी और हमने इसको पूरा करना था। क्या हमने जिन रेट्स पर मुआहदे किए, क्या वो हमारे लिए सूदमंद हैं? क्या हम इतनी महंगी बिजली अफोर्ड कर सकते हैं? ये बात है। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम उसको काबू नहीं करेंगे तो हम आज पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरह जान चुकी है कि नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कसूर क्या था। नवाज शरीफ का कसूर यह था कि उसने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये मुल्क मुश्किल हालात से दोचार था, और जिन्होंने एक तवील मुशक्कत करके बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को मुश्किलात में डाला था, उनका ख्याल ये था कि उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर खत्म कर दिया है। तो नवाज शरीफ ने उनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया और पाकिस्तान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया। तो नवाज शरीफ के बदतरीन मुखालिफ भी ये बात मानते हैं, खुले बंदो ना माने, ढके बंदो माने, लेकिन मानते जरूर है कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अमन बहाल किया, लोड शेडिंग कम की, इस मुल्क से अंधेरे दूर किए और सारे वसाइल, मुल्की मसाइल को हल करने में सर्फ किए। अगर हुकूमत ने कर्जे लिए तो भी डेवलपमेंट के लिए बिजली के कारखाने लगाए, सड़कें बनाई। और यही बात मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में बहुत काम किए। तो आज जो हम कंपैरिजन करते हैं आज की हुकूमत का पिछली हुकूमत से या उससे पिछली हुकूमतों से, तो उसका जब तकाबली जायजा लेते हैं तो उन्हीं कामों से तकाबली जायजा लिया जाता है जो कि पिछली हुकूमत ने किए और आज की हुकूमत कर रही है। तो इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ के दौर में बहुत से मसाइल हल हुए, बल्कि मुल्क की तरक्की के आसार भी वाज़ेह तौर पर नजर आते थे। और मुआशी माहिरीन पाकिस्तान की ग्रोथ रेट में इजाफे और पाकिस्तान को दुनिया की 25 बड़ी और मजबूत मईशतों में शामिल होता देख रहे थे, इसकी प्रोडिक्शन की जा रही थी। तो महज इस बात पर
कि नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने तो लगाए लेकिन बिजली बड़ी महंगी दी, और नवाज शरीफ ने अमन कायम किया और पॉलिटिकल विल दिखाई, लेकिन चूंकि वो पसंद नहीं थे, डिक्टेशन ही लेते थे, इसलिए उन्हें हुकूमत से निकाल बाहर फेंका गया। तो ये जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ को निकालने की वजह बहुत सारी वजूहात है, जिनमें से एक वजह यह भी थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत बेहतर काम कर रही थी, और अगर वो 5 साल उसी तरह चलते रहते जिस तरह नवाज शरीफ ने 3.5 साल में काम किए थे, तो फिर अगले वो कहने वाले कह रहे थे कि जी इन फ्यूचर फिर आप 10-20 साल तक नून लीग को हुकूमत से बाहर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए दरमियान में एक वो पनामा आया, और फिर जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है क्या हुआ। और गुफ्तगू कर रहे शाद भट्टी तजियाकार है और खान साहब के बड़े डाई हार्ट फैन रहे और तब्दीली की बहुत ज्यादा हमायत करते रहे। तो देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं, उनका तबसरा तजिया क्या है। वॉच दिस। हफ्ते पहले हफीज शेख और इनकी पॉलिसियां नंबर 1 थी, दो, और फिर इसे सेनेटर बनवा रहे थे, और फिर वो जब हार के तो वो वजीर आजम से मिले और उन्होंने कहा कि मैं हार गया हूं, अब मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा कबूल कर। कहते नहीं, मुल्क को कौम को तेरी जरूरत है, इन मेरी मौशी पॉलिसियों को तेरी जरूरत है। 10 ट्वीट्स किए हैं उसकी पॉलिसियों के हक में इमरान खान ने। अच्छा, और फिर जब उसको फारिग किया तो हस्बे साबिक ना कप ऑफ चाय ना आखिरी मुलाकात। अच्छा, डॉलर का असद उमर पता है, मतलब डॉलर बहुत ऊपर चला गया। असद उमर ने कहा मैंने वजीर आजम को बताया, वजीर आजम ने कहा नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया। फिर पेट्रोल डीजल गैस बिजली की कीमतें रोज खुद बढ़ाते हैं, शोर पड़ता है तो कहते हैं कि तहकीकात करो। साहब आप कह रहे हैं कि इन तमाम वाकयात का जो अभी रिसेंट ताल्लुक है। अच्छा नहीं ताल्लुक, अच्छा कब 4 लफ्ज पहले तो बोले हैं, सर्कस, बनाना रिपब्लिक, मुशावरत ना होना, अकल से पैदल फैसले करके सोचना। अच्छा, कपास खरीदना। 28 फरवरी से ये समरी घूम रही थी, 28 फरवरी से रजाक दाऊद वजीर आजम से मिले, कहा गो अहेड। ईसीसी में आई, असद उमर ने कहा ये पॉलिटिकल फैसला है, इस पे ना करें। उन्होंने कहा ना 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 ये वजीर आजम गो अहेड दे, महादर ने कहा वजीर आजम गो अहेड दे चुके हैं, चलो गो अहेड। अच्छा 29 अब 26 मार्च को बैसियत इंचार्ज तिजारत के वजीर आजम ने ये किया। 29 मार्च को रजाक दाऊद ने फैसला तस्दीक की, 31 मार्च को ईसीसी मंजूरी, 1 अप्रैल को फाकी को उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। अब जो मखौल बना, जो जग हंसाई हुई, जो जुकीलापन हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? एक वजीर आजम। मुशावरत ना होना। अच्छा, ये क्यों होता है, क्यों नहीं बोलना, कोई पता नहीं। हजरत ईसा का जिक्र कुरान शरीफ में नहीं मिलता, साहबा के बारे में सही अल्फाज नहीं चूक जाते हैं, जर्मनी जापान की सरहदें मिल जाती हैं, टैगोर के ख्यालात को खलील जिब्रान के ख्यालात बनाकर असद मारूफ की नज़म, इलामा इकबाल की नज़म बन जाती है, 1 अरब दरख्त चीन में 5 अरब दरख्त बन जाते हैं। ये कौन है? इरशाद भट्टी नहीं है, मैं भूल जाऊंगा कोई नहीं, मेरा वजीर आजम, मेरे वजीर आजम। ये नीचे देखे ना शौकत तरीन ने आके क्या कहा? शौकत तरीन कौन है? नैब का मुलजिम। अब उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद एक रह गया है मिफ्ता इस्माइल और एक रह गया इसाक डार। ट्राई करें इसको भी, सारे तो हैं आपकी कबीना में, इनको भी ट्राई कर लें। देखिए, हुक्मरान जमात पहले दिन से कंफ्यूज है और पहले दिन से लोगों को उन्होंने कंफ्यूजन में मुबतला कर रखा है। जब खास साहब ने कह दिया था पहले 100 दिन में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी, तो यहां से कंफ्यूजन शुरू हो गई थी। अब खास साहब के बहुत से चाहने वाले ये समझते रहे कि खान साहब बहुत सी बातें रवानी में कर जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। जर्मनी जापान की सरहदें मिलती है तो शायद उन्हें पता नहीं चलता। तो जो उसे खान साहब की सादगी मासूमियत समझते रहे, अब 2-2.5 साल बाद उनको हकीकत उन पर आश्कारा हो गई। अब वो कानों को हाथ लगाकर ये कह रहे कि ये तो हुकूमत की पॉलिसी है। हुकूमत कंफ्यूज नहीं है, बल्कि लोगों को कंफ्यूज रखकर हुक्मरानी करना शायद ये कोई पॉलिसी है। इसलिए ये जो बाहर फैसले होते हैं वो कंफ्यूजन पर मबनी होते हैं और उस पर जो रिएक्शन नजर आता है वो भी कंफ्यूजन जाहिर करता है। तो कंफ्यूजन में जो 2.5 साल खास साहब ने निकाल लिए, अब खास साहब के बयानात और फिर उस पर यू टर्न लेना, ये अब कोई अचंभे की बात नहीं है, इस पर हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अब रेगुलर रूटीन की बात हो गई है। और जिस दिन ये ना हो उस दिन लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। तो अब लोग सर पीट रहे कि जब आप मुखालफिन को चोर, डाकू, माफिया और पता नहीं क्या क्या कहकर और जिन कामों की वजह से कहते हैं वही काम आप खुद भी कर रहे हैं, यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और ये टोपियां बदल बदल कर अवाम को मामू बना रहे हैं। तो फिर ये भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर यकीन करते रहें। तो लोग ये कह रहे हैं कि नैबज़दा और करप्ट लोगों के जरिए तो हुकूमत चलाने का तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, तो फिर जिन पर इल्जाम लगाते रहे वो इनसे तो बेहतर है
जिनसे आज हुकूमत चलाने की कोशिश करें, तो शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। यानी उनसे तो वो लोग अच्छे थे कि कम से कम मुल्क तो अच्छे तरीके से चला रहे थे। अब वो कहते हैं ना, कान यूं नहीं पकड़ना, घुमा के पकड़ लेना है, पकड़ तो कान ही रहे हैं। यहां पे लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। उस्मान डार पीटीआई के रहनुमा है और वो हुकूमत की जानिब से पीडीएम के जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर अपना तबसरा कर रहे हैं। वॉच उस्मान डार। मेरी दिली हमदर्दी है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के साथ। मुझे बहुत सच मानिए दुख भी हुआ है। ऐसे लगता नहीं था, अच्छी हंसी तगड़ी थी, सेहतमंद थी, इतनी जल्दी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, किसी ने ये सोचा नहीं था। वैसे तारक साहब फ्यूनरल कब है, अगर आप बता सके मैं जरूर आना चाहूंगा। और अभी दुआ है, वो ऑक्सीजन पे है, फौत नहीं हुई आपकी इतला के लिए, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन सिलेंडर पे है। अच्छा, ये वेंटिलेटर पे है या ऑक्सीजन लगी हुई है? पल्स रेट चेक किया डॉक्टर साहब? आप तो सिर्फ डॉक्टर। एक ही बात है। मेरा ख्याल था सर, सुनने में आया था कि अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, वेंटिलेटर पे है। चले, तो यही समझता हूँ जब भी निकलेगा पीडीएम का जनाजा है, दूम से निकलेगा पूरी कौम, तो लेट्स भी आखिरी सांसों पे है। मेरा तो ख्याल था शायद जनाजे का टाइम आपके प्रोग्राम में अनाउंस होगा पीडीएम का, लेकिन वो कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है। देखिए इस बाय इलेक्शन में जाके इलेक्शन तैयारी करो, बढ़कर ना मारो। और मैं कह रहे हैं कि फ्यूनरल की तैयारी करो, जनाजा कितों में सानू दसो, मैं आवांगा, जरूर आवांगा। लगेगा जनाजा किस तरह निकलता है, डस्का तुम्हारी सीट भी फर्क होनी है, तुम्हारी वजारत भी जानी है। अच्छा, मेरे भाई उस्मान डार को बहुत ज्यादा तजस्सुस है, लेकिन मैं इनको ये गोशगुजार कराना चाहती हूँ कि वेंटिलेटर पे इस वक्त जो है वो हुकूमत है। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर है ना, ये वेंटिलेटर पे जाए अल्लाह रहम करे को मरीज, तो वापस आने के चांसेस बड़े कम होते हैं, लास्ट स्टेज होती है। तो पीडीएम का भी फिर यही समझा जाए? नहीं, ये कतई तौर पे नहीं, क्योंकि आपका बहुत करोड़ों की तादाद में आपका चैनल देखा जाता है। तो मैं बायसियत मेडिकल डॉक्टर भी बड़ी संजीदगी से ये बात बता रहा हूँ कि वेंटिलेटर खुदा न खास्ता आखिरी स्टेज नहीं होती। अच्छा। मरीज वापस आते हैं, अक्सर मरीज वापस आते हैं। ये सियासी मरीज पीडीएम का वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। और जो मेरा देखिए, हुकूमत पीडीएम के इख्तिलाफात पर भगड़े डाल रही है, खुशियां मना रही है, लड्डू बांट रही है। तो हुक्मरान जमात जिस तरह पीडीएम के इख्तिलाफात पर खुशी का इजहार कर रही है और उनकी बातें खिल रही हैं, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पीडीएम हुकूमत के लिए कितना बड़ा थ्रेट था। और अगर ना होता तो आज इतनी खुशियां भी न चढ़ी होती। और इसीलिए इख्तिलाफात की बुनियाद पर पीडीएम को मरहूम व मगफूर करार देकर अपने दिल को तस्कीन फराहम की जा रही है। तो हुकूमत का खुश होना बनता है। अपोजिशन के मुश्तरका इत्तेहाद ने हुकूमत को पूरी तरह बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। हुकूमत पूरी तरह दबाव का शिकार नजर आई। अब सवाल ये कि क्या पीडीएम में इख्तिलाफात के बाद ये दबाव खत्म हो जाएगा और हुकूमत मौज मस्ती करेगी? तो ये गुमान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि असल मसला तो वही खड़ा है। मसला तो हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस का है, जो अभी तक डिलीवर करने में नाकाम हुई है। तो उसे सियासी खेल तमाशों की आड़ में दबाने की कोशिश की गई। तो अब लगता है कि वो सारा सियासी जो गर्द उड़ी थी उसको बिठा दी गई, ताकि पता चले कि असल में हो क्या रहा है। तो ये कोई जो ग्राउंड इसमें हुकूमत को दी गई है वो खेलने की दी गई है, अब लड़ने का कोई माहौल नहीं है। तो मेरा गुमान ये कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। पीडीएम रहे या ना रहे, मगर हुकूमत इसी तरह परफॉर्म करती रही तो फिर इसका हाल भी वही होगा कि खुशियां मनाएंगे लोग, लेकिन वो लोग हुकूमत के नहीं होंगे बल्कि वो और लोग होंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ रहे इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।